बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज पार्लियामान के अंदर माहौल गर्म है और वो गर्म इस हवाले से है कि जनाब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर जनाब अबसार आलम साहब के साथ उनका एक ओपिनियन था। उन्होंने कहा मैं रावला कोट वालों को कश्मीरी समझता ही नहीं, और उन्होंने कुछ और मामलात इस हवाले से कही जिस बात की निशानदेही आज आपने इस मोन्टाज के अंदर भी देखी। उसमें पीपल्स पार्टी पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि एक रास्ता दिया या उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है और सोचना चाहिए, तो उसके बदले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मैं बिल्कुल अपनी बात पर खड़ा हूँ और ऐसी ज़ुबान या ऐसी अल्फाज जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो मैं किस जस्टिफिकेशन के तहत ये कहूँ कि ये को मामला दुरुस्त है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज पार्लियामान के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी एक डिस्कशन की। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि किस तरह से 38 के करीब मुतालबात थे, तमाम मुतालबात माने, जिन मुतालबात के ऊपर वजाहत थी वो बैठ कर उनसे डिस्कस की, लेकिन अगर इंतशार फैलाना है तो मामला फिर ऐसे नहीं हैंडल हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा आज़ाद कश्मीर के अंदर वो हालात हैं जो कभी मैं नहीं चाहता था हों, और आज उन्होंने कहा कि हम ऐसे वज़ीर के साथ किस तरह बैठ सकते हैं जो इस तरह की इनसेंसिटिव गुफ्तगू करे या इनसेंसिटिव बातें करें। हालात कशीदा हैं, ज़रा इस हवाले से भी बात करेंगे। और हुकूमत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अभी एक रिसेंटली एक कानून जिसके हवाले से अब कहा जा रहा है कि कमेटी में वो चला गया है मामला, और कमेटी के बाद अब वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट पेश कर ली गई है वो टेलीकॉम एक्ट के हवाले से। वो क्या है, वो मिस हैंडलिंग है, इनकॉम्पिटेंस है, क्या है? हम कोशिश कर रहे हैं कि उस हवाले से भी अगर हमारा राब्ता मुतल्लिका वज़ीर से हो जाए, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से पहले गुफ्तगू कर ली जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत के लिए हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हैं विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपका। सईद काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सईद काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हसन अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं हुकूमत से पहले काजी साहब आप की तरफ आना चाहूँगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, आप उसे सख्त भी गर्दान सकते हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं हम एक दिन में इस हद तक नहीं पहुँचे जो जैक ने किया है और ओवरऑल जो आज तक वहाँ पर हुआ है। आप रियासत को इस तरह वल्नरेबल तो नहीं छोड़ सकते ना कि कोई वहाँ पर लोग होलिगनिज्म भी करें, डंडा सोटा भी करें, सब कुछ करें और फिर रियासत चुप करके बैठी रहे। आप अगर एक स्टेटमेंट से कोई तिल मिला रहा है तो सो बी इट, वो कहते हैं मेरे पास जस्टिफिकेशन है जो मैंने दी है इसकी। एक तो हिस्टोरिकली जो अभी आपने क्लिप सुनाया इनका बिलावल साहब का, उस पर थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ जी कि जी वजीर माफी नहीं मांगते। ख्वाजा आसिफ साहब 2-3 दफा अपने वालिद मोहतरम ख्वाजा सफदर साहब के पॉलिटिकल कंडक्ट के हवाले से अपना बड़ा पन है उनका, उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी है जो रोल उनका अयूब खान और जियाउल हक के साथ था। बाद में तो खैर ये भी उन्होंने अपने तौर पे भी माफी मांगी है, उनका बड़ा पन था। एक बात तो ये बताओ, ये गलत थी। दूसरी बात ये कि ये बड़ी बारीक वारदात है। किस तरीके से एक गवर्नमेंट रेलेवेंट रहे जिसकी डिलीवरी आप देख लें। इस कानून की तो किसी ने बात नहीं की जो मैं पढ़ा और मेरे कानों से अभी तक धुआं निकल रहा है जी। ये जो अवाम पर हमला किया, इस ख्वाजा साहब ने असेंबली में खड़े होकर हमें फौज के किरदार पे जो तकरीर सुनाई थी, आज जरा ये अपनी जो उनकी अजीजा बताई जाती है इस पर भी एक तकरीर करके बता दें। ये तो 250 मिलियन लोगों की निजी प्रॉपर्टी पर हमला था। और ये मैं इस पार्लियामान के लिए लोगों ने गले कटवाए, जियाउल हक के कोड़े खाए, तो एक टेलीकॉम और नजम सेठी साहब जैसा शख्सियत, बड़ी शख्सियत माशाल्लाह, जो कि हुकूमत के करीब भी समझे जाते हैं, सीएम भी रहे, उन्होंने कहा कि यार ये तो टेलीकॉम कंपनी में बकौल उनके कई माल चलाया गया है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही। फिर वो कहते हैं कि जनाब हम तो बंदूक निकाल लेंगे, क्लाशिनकोव निकाल लूंगा। तो बात यह है कि आप आते मैं कश्मीर की तरफ, ये जब तक कोई क्राइसिस स्टेट के लिए क्रिएट ना हो तो इनकी रेलेवेंस क्या है। इन पर पहली रहमत तो हुई अल्लाह की तरफ से इमरान खान की कि इनकी रेलेवेंस बन गई। आप मजीद ये क्यों कर रहे हैं इतना सख्त, क्यों? हम चाहते हैं कि भाई बातचीत हो, बात खत्म करो उनको, लेकिन ये क्राइसिस क्रिएट होगा तो हम बैठेंगे, वरना हमारी यहाँ औकात क्या है। हम क्या ना, हमने हुकूमत की डिलीवरी देख लें, प्राइसेस देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, ये जो बिल लेके आ रहे हैं असेंबलियों में, यानी इससे इनकी नफ्सियात पर गौर फरमाएं। ये जिन्होंने ये बिल बनाया, फिर इसको पढ़ा और फिर असेंबली ने 5 महीने तक इस पे गौर हौस करके इसको लेके आए। लुक एट दी मेंटल लैंडस्केप ऑफ दीज पीपल, ये क्या है और आज ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि हम जुड़े रहें, पेज एक ही रहे, मगर कितनी देर रहेगा गॉड नोज, क्योंकि ये कब लोग
एसेट से मलबा बनते हैं, लाइबिलिटी बनते हैं। यही खौफ है कि लाइबिलिटी ना बने तो हमारी कोई ना कोई रैलेमस हो। तो आई थिंक बेटर सेंस शुड प्रिवेल। वी शुड इंटीग्रेट, हमारे करीब आए लोग, वहां पे जो एंटी स्टेट अनासर है उनको अलहदा किया जाए उनसे, जो मुहब्बे वतन लोग हैं, और ये वारदात ना की जाए तो बेहतर है जी। अच्छा, हुकूमत से पहले मुझे जो हसन अयूब साहब, आपका भी ओपिनियन इस पे चाहिए होगा। पहले ज़रा इसी पे बात कर लें, जो आज एक बिलावल साहब की बड़ी जारहाना स्पीच थी आज पार्लियामान के अंदर। मतलब मैं आई वुड से उसको आप ये कह सकते हैं, एक तो उनका एक अपना एक स्टाइल है जिस तरीके से वो करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस जो उनकी तरफ से की। बट जो बेसिक एतराज़ है वो ख्वाजा साहब की उस गुफ्तगू के ऊपर है जो उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कही। ख्वाजा साहब ने आज भी कहा है जी कि मेरे पास, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है उस चीज़ के ऊपर। आपको लगता है जितने अरसे से ये मामला अब ये जैक वाला चल रहा है, कोई मिस हैंडलिंग है या ठीक है ऐसे ही होना चाहिए जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है? देखिए, बात यह है कि जहां पर एजेके की बात करें तो वहां पर तो हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी की है और वहां पर पीपल्स पार्टी के ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत होने के बावजूद उसका जो इस वक्त जो निगाह है वो आइंदा इलेक्शंस के ऊपर है एजेके के। इसलिए बिलावल के जो मौक़िफ़ है या यानी राजा परवेज़ अशरफ साहब का मौक़िफ़ है वो थोड़ा सख्त है और वो यानी मैसेज को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे उसके लिए उनको ख्वाजा आसिफ के ऊपर तनकीद जो है वो करनी पड़े। ख्वाजा साहब ने अपना एक मौक़िफ़ रखा है। ख्वाजा साहब खुद कश्मीरी हैं, सियालकोट के अंदर भी आपको मालूम है कि महाजरीन की नशस्तें मौजूद हैं और इस हवाले से उनकी भी अपनी एक वहाँ पर जो यानी सियासत है, जो यानी एजेके की जो पॉलिटिक्स है वही रिफ्लेक्ट कर रही है कौमी असम्बली के अंदर, जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है। हालांकि ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर ये इशू उस तरीके से हीटेड अप नहीं हुआ जितना ये कौमी असम्बली में हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो इस वक्त कलदम एक तंजीम है, उनसे मुतल्लिक आप लीनियंट व्यू नहीं रख सकते। ठीक है, उन्होंने रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर को, उन्होंने रियासत पाकिस्तान दोनों को ललकारा है, उन्होंने रियासती रेट्स को चैलेंज किया है, उन्होंने नेगोशिएशन से इनकार किया है, उन्होंने वहां पर एजेके की तमाम सियासी जमातों के मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद किया है। वो होस्ट उसके जो है वो प्राइम मिनिस्टर एजेके थे जिन्होंने दावत दी कि आप आएँ और आप एपीसी में शिरकत करें। उन्होंने कहा जी हम नहीं बैठेंगे। तो जब वो मुज़ाकरात की मेज से वो खुद फरार हुए हैं और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है, तो फिर आप किस तरीके से उनसे मुतल्लिक लीनियंट व्यू रख सकते हैं? एक चीज तो मुनीर फारूक साहब बड़ी वाज़ेह है, ठीक है, आपको ये फैसला करना होगा कि रियासत बड़ी है या एक जत्था। अगर जत्था ज्यादा ताकतवर हो जाता है रियासत एजेके से या रियासत पाकिस्तान से तो फिर आप सुलह कर दें, लेकिन अगर ये सुलह करेंगे तो फिर ये हर रोज आपको ब्लैकमेलिंग करनी पड़ेगी। महाजरीन की 12 नशस्तों का मामला बड़ा वाज़ेह है, उसके ऊपर अगर यानी आए इलेक्शन में जो कलदम जमात थी इनके लोग जो आ जाए इलेक्शन लड़ते, 2/3 अक्सरियत लेते और जाकर अपनी ही असम्बली से इस मुतल्लिक आइनी तरमीम कर लेते। अब आइन जो उनका है वो ही इजाज़त नहीं देता कि आप इन 12 नशस्तों को क्या एक नशस्त को भी आप ख़त्म कर सकें, और वो कहते हैं कि हमें एक नशस्त भी काबिल कबूल नहीं है और एपीसी में हमने बाकी जमातों के साथ बैठा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम मॉब जस्टिस के जरिए अपने फैसले मनवाएंगे और रियासत को हमको तस्वर ही नहीं करते, समझते ही नहीं है। तो देखिए, जब इस किस्म का रवैया हो तो फिर आप शाइस्ता जुबान नहीं इस्तेमाल करते। अभी भी रियासत एजेके ने या पाकिस्तान दोनों ने उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया। देखिए, सीएमएच में जाकर उन्होंने जख्मी लोगों के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया है। कौन सा मुल्क टॉलरेट करता है? कौन सी रियासत इस चीज की इजाजत दे सकती है? ठीक है, तो ये तो बात ये है। तो ख्वाजा साहब ने बात की, उनकी बात से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो स्पिरिट थी उनकी गुफ्तगू की वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त है। अच्छा, एक बात ज़फ़र रहमान साहब, आज बिलावल साहब ने ना खासी मोहब्बत आपके जमात के साथ, आपके साथ यानी कि की है। उन्होंने आज आपको कुछ 2-3 चैलेंजेस भी दिए हैं और उन्होंने आपको दोबारा फॉर्म 47 का ताना भी दिया और बल्दियाती इंतखाब के हवाले से भी कह दिया। तो ज़रा सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं आज। इस
मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफजदा है, वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए। किसी भी आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। अच्छा, इसमें उन्होंने फॉर्म 47 का भी ताना आपको वैसे दे दिया हुज़ैफा साहब। महसूस होता है उन्होंने आपको एक बड़ा खुला डुला चैलेंज दिया है। आप लोग नहीं कराते बल्दियाती निज़ाम, खाइफ है शायद? जी, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बिल्कुल चेयरमैन बिलावल साहब की मैंने सारी बातें सुनी हैं। हमारे जो सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, कॉमरेड अहमद काजी साहब की भी बातें सुनी हैं, हसन अयूब साहब ने भी गुफ्तगू अपनी की है। मुझे थोड़ा सा आप पेशेंट ऑडियंस देंगे, मैं सारे इश्यूज़ को एड्रेस करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा गलत बात कर दे, चाहे वो आपकी जमात से हो या सामने वाली जमात से हो, तो आप हक और सच बात करें। पहली बात तो ये, ख्वाजा साहब ने जब कभी कोई ऐसी बात की जिसका दिफा मुश्किल हो, मैं हमेशा कह देता हूँ कि जी इसका दिफा मैं नहीं कर सकता। ख्वाजा साहब एक इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन यहाँ पर उनकी मुराद इससे है कि जनूबी पंजाब बहुत बड़ा है। अब हर जो जनूबी पंजाब में रहने वाला बंदा सराइकी नहीं होता। यानी हम जिस तरह लोग हैं, हमने इंडिया से माइग्रेट किया था, मलिक हमारा रियासत पटियाला थी, डिस्ट्रिक्ट सानाम था। इसी तरीके से कश्मीर में रहने वाला हर बंदा यानी कश्मीरी नहीं है। बहुत सारे कश्मीरी गुजरांवाला में आबाद हैं। जिस तरीके से हसन अयूब साहब ने कहा कुछ सियालकोट में, हाँ ये बात अगर वो ना करते ज़्यादा बेहतर होता। जब आप हसास पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं और इस तरीके का क्राइसिस कश्मीर में चल रहा है, तो इस तरह के मौज़ूआत को अवॉइड करें। लेकिन उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने रावलाकोट में रहने वालों को कहा नहीं ये कश्मीरी नहीं है, ये कोई एलियंस हैं। उनकी जो मुराद मैं समझाऊं वो यही थी कि ये लोग जो इनका, अगर आप चेक करें फोर फादर्स जो हैं वो कश्मीर यानी जो आबादी है वो कश्मीर से मुतालिक नहीं है। यहाँ लोग अगर आबाद हुए, जो भी हिस्ट्री होगी वो ज़रा उसकी मजीद आप लोग तहकीक कर लेंगे। लेकिन उस पर ये कहना कि एक बंदे ने शायद वो कश्मीरियों की तौहीन कर दी है। ख्वाजा साहब तो खुद, मुझे पता है उनका स्कूल ऑफ थॉट, वो तो कश्मीरियों से इंतहाई मोहब्बत करते हैं और कश्मीरियों के बड़ा यानी करीब रहे हैं हमेशा। उनका मिजाज भी कोई कश्मीरी मिजाज है, उसी माइंड सेट के मुताबिक वो चलते हैं। तो अर्ज ये है कि ख्वाजा साहब की जो बातें काबिल तनकीद होती हैं उन पर तनकीद भी कर दी जाए, तो कोई उसमें मुज़ाहिका नहीं है, और कह दिया जाए कि गलत बात उन्होंने की। लेकिन बिला वजह अगर उनकी एक बात समझने में गलती हुई है तो इस तरीके से बनाना एक तो नामुनासिब है। दूसरी बात है कि चेयरमैन, और हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ख्वाजा साहब इस तरह के मौज़ूआत पे, इस तरह के मौके पे बात ना करना मुनासिब होता है। और अगर आप कर भी रहे हैं तो पूरी वजाहत के साथ कर दें कि वो वजाहत हुज़ैफा रहमान या मुनीब फारूक या हसन अयूब साहब को ना करनी पड़े, बल्कि वो आपके अल्फाज खुद जो है वो वाज़ेह हों और बिल्कुल सामने वाले को नजर आए कि आपने बिल्कुल वाज़ेह बात की है। अच्छा, अब जहां तक बात है चेयरमैन बिलावल साहब की, मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह के बयानात आना कोई नई बात नहीं है। हमारे इत्तेहादी हैं, बहुत कदर है। बिलावल साहब एक पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उनका भी हमेशा हमने रिगार्ड किया है। लेकिन बिलावल साहब से शिकवा ये ज़रूर है कि जब आप इत्तेहादी होते हैं तो इत्तेहादियों के साथ बातें हमेशा बंद कमरों में होती हैं। जिन बंद कमरों में बैठकर आप हुकूमत की नेगोशिएशंस कर सकते हैं, जी भी हुकूमत आपको चाहिए आप उस पर बात कर सकते हैं, बाकी मौज़ूआत पे बात कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे अगर आप अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पे बात करेंगे जिसके साथ आप मौजूद हैं, तो लामहला हमारी साइड से अगर हम उसका जवाब देंगे तो तलखी बढ़ेगी। जवाब नहीं देंगे तो आप ये कहेंगे शायद पीएमएलएन के पास कहने को कुछ अभी नहीं। आपने एक जुमला कहा कि आपको चाहिए जीबी की हुकूमत, चाहिए क्या? उनका मैंडेट है, उन्होंने ले ली, मतलब बात खत्म नहीं, हो गई। नहीं, मैंडेट बिल्कुल है, हम मैंडेट का एहतराम करते हैं, लेकिन हमेशा जीबी हुकूमत या जीबी के अराकीन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी जी, तो अगर हम जो आपकी तहरीक इस्तेहकाम पार्टी है वो प्लस और एक दो वो तो आपके इत्तेहादी हैं अब्दुल अलीम खान साहब, आपके इत्तेहादी हैं, मतलब उनकी पार्टी कहाँ से आई? मतलब आपके इत्तेहादी जनाब अब्दुल अलीम खान साहब की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। नहीं, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ, आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैंने कहा अगर हमने उनका मैंडेट तस्लीम ना करना होता, अच्छा, तो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है और प्लस एक दो और आजाद लोग मिलाकर या जो एक दो जमातों के एक दो बंदे बने हैं, तो हम अपना जो नंबर है वो पीपल्स पार्टी से ऊपर लेकर जा सकते थे। लेकिन हमने कहा नहीं, अगर पीपल्स पार्टी को हमसे 2 या 4 नंबर ज्यादा मिल गए तो ठीक है, हुकूमत बनाए, हम इनके मैंडेट का एहतराम करते हैं। इसी तरीके से कश्मीर में भी पहली ऑप्शन हमारे लिए थी कि हम कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लेकर आए, लेकिन हमने हाथ खड़े किए, हमने कहा नहीं आप बना लें। तो मकसद कहने का ये है कि पीपल्स पार्टी भी इस तरीके से हमारे लिए बहुत कुछ करती होगी।
एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू जो है आप असेंबली फ्लोर पर करें, टॉक शोज में करें, तो मेरे ख्याल से नामुनासिब होता है। बाकी ज़ाहिर है बिलावल साहब खुद समझते हैं सियासत में उन्होंने लंबा चलना है। काजी साहब, आपको हैरानी हुई कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने जब इलेक्शंस के हवाले से बात हुई, उन्होंने ये फरमाया कि भाई आप सवाल ये है कि क्या 2018 के इंतखाबात हैं, यानी तहरीक इंसाफ जिसमें जीती थी, और क्या अगर वो जायज़ हैं तो फिर ये हमारी, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी तो फिर हमारी भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। गो के इसकी तशरीहात और तरीके से ली जा सकती हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये कह दिया है। फिर उसके बाद PTI के बहुत से दोस्तों ने कहा हाँ जी हम ये एक्सेप्ट करते हैं, आप कराएं ऑडिट, ये वो। ना वो ऑडिट होने, वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बट सवाल ये है कि क्या ये एडमिशन है आपके नज़दीक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फरमाया, या आपको लगता है कि ये सब ये बातें पुरानी रह गई हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018 गुजर चुका है और PTI की ज्यादातर तादाद बशमूल चेयरमैन के जेल में है जिन्होंने ये हरकत की थी। जिन्होंने 2024 की हरकत की थी वो कहां पर है, वो कहां बैठे हुए हैं? ये मैं अर्ज कर सकता हूँ, साफत में जो भी है 2018 में बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे थी। तो ये मुझे बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब का आज बड़ा जिक्र हो रहा है, बाजवा साहब को किसने कहा था मुझे सीट ले दें, या हमने डील की थी मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के लिए बाजवा साहब से? आफ्टर हैविंग ऑल सेड, इस पे तो आर्टिकल 6 लगती है यार। किन लोगों के हत्थे चढ़ गई है ये कौम 250 मिलियन की, ओपनली जो एडमिट करते हैं। और बात ये है कि यानी ये क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट देखे, क्योंकि 2017 में जो कत्ल हुआ था इसलिए आज जेडे बंदे असी मारे ने वो ठीक ने, क्योंकि 2018 में वो मारे गए थे ठीक, और उनको इंसाफ नहीं मिला था। और वट एवर, लुक एट द माइंडसेट, जिस तरह मैं कहता हूं, ये क्या इंटेलेक्चुअल मिलियू है, ये किस सोच और नफ्सियात के लोग हैं, और ये क्या बातें करते हैं, कितनी जिम्मेदार पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं। और बैठे रहो, किसी को नहीं पता आप जो 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब 1 दफा का आप काउंसलर नहीं जीत सकते। यहां तक आप अपनी सियासत को ले आए। एवरीबॉडी नोज दिस। मेरा बिलीव है कि मेरे जितने मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं ये भी जानते हैं सब कुछ। तो बात ये है कि कोई और गल कर लो, वाई इसको करना है, किसी को नहीं पता। ये जो जमात इस्लामी के आपके अमीर हैं वो उन्होंने सीट ही नहीं ली, उनका यार मैं तो हार गया था, मैं तो एवरीबॉडी नोज दैट। और हमारे यहाँ जिस तरह सियासत होती है वो आपके सामने है। बात यह है कि मैं एक और बात करता हूँ, क्यों नहीं डिस्कस हुआ आज हमारी पार्लियामान में। मैं फिर कहता हूँ ये IT बिल जो आया है, क्योंकि नहीं होगा। ये ऊपर जो जाली लड़ाइयां हैं बिलावल साहब की और इनकी नूरा कुश्ती है, नीचे वारदात जारी है। और आज फिर वो IT कंपनी का कोई बंदा है वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, वो पास कराओ। यार हमारी इंटेलिजेंस का कितना मजाक उड़ाओगे, कितना कुचलोगे इस मुल्क के अवाम को, और कितना यार ये माल कितना अहम है, और सारा तो ला ही गए हो। इस वक्त अब आप एक 90-70-80% की तो आपने निजी मिल्कियत ही फारिग कर दी है सब। जो पेट्रोल का हाल है, जो बिजली में आपने लोगों के साथ क्या किया। आज तक कभी असेंबली में ये उठाया सवाल कि यार ये बिजली कौन बनाता है, ये केड़े बंदे ने हुए जो दुनिया की सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, यहाँ से इंडस्ट्री चली। जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, दोज आर फंडामेंटल टू द वेरी इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस, सोशल एग्जिस्टेंस के, उस गल ही कोई नहीं। तो आके तकरीर करके बाबा करके जनाब उड़ा देंगे ने, फौज ने ये कर दिया था, फौज पैसे ले गई है, ये ख्वाजा साहब ने असेंबली के फ्लोर पे। तो जेडे तुसी लेके गए हो या जेडे ले जाने सन ये इस बिल के तहत, वो क्या है? तो बात यह है कि सारी ऊपर की जाली नूरा कुश्ती में अंदर क्या है? केक की बाट पे लड़ाई है। मुझे 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 जो है बलूचिस्तान चाहिए, मुझे गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, तुम ये ले लो मैं ले लो। केक की वंड पे लड़ाई है। इसमें इस मुल्क के अवाम का ताल्लुक है, अवाम का ताल्लुक है बिजली की कीमत से। आपको लगता है सर, आपको लगता है कि जितनी बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है इसकी कोई नहीं रेलेवेंस, कोई नहीं, बट ठीक है बात इससे आगे चली गई है ना अब, यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हसन अय्यूब साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कल बात की है, थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, या इस हुकूमत को इतनी मजबूती हासिल है कि इसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बात ये की है कि जो मुखालफिन होते हैं वो कभी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने वाज़ेह तरीके से कह दिया कि जैसे उनकी रिजर्वेशन थी 2018 में, आपकी अभी 2024 के इलेक्शन पर रिजर्वेशन हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो माजी में कहा था कि मिसाके जो है मुर्शिद करते हैं, और मैंने हाथ बढ़ाया था जिसको यानी झटक दिया गया था आगे से। तो ये हकीकत है कि वो बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप दें आप मुल्क की तामीर और तरक्की में। यानी जो अपोजिशन वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले या महमूद खान अशरफी साहब,
ये हिस्सा डालें, ये उनके साथ जो है वो शोल्डर टू शोल्डर खड़े हों। लेकिन वो ये कह रहे थे, उनका बुनियादी मकसद ये था। लेकिन वो उन्होंने कहा अगर बहुत ही शौक है, आपने ऑडिट करवाना ही करवाना है, यानी वक्त जाया करना है, तो फिर 2018 से शुरू कर देते हैं, फिर वहां से साफ करके फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली ये अननेसेसरी गुफ्तगू है जी। अच्छा जी। रहा सवाल, जैसे काजी साहब फरमा रहे थे कि आज जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं तो ये कहता हूँ यूनियन काउंसिल का इलेक्शन तो बड़ा इलेक्शन होता है। इमरान खान साहब तो आज काउंसिलर नहीं बन सकते, वो कॉन्विक्ट है, वो एक क्रिमिनल की हैसियत से अडयाला जेल के अंदर कैद है, यानी सजायाफ्ता मुजरिम है, और 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो केस है उसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है जी उनकी कोर्ट में इन द नेक्स्ट ट्रायल के बाद। अच्छा जी। रात सवाल जो तोशाखाना 2 केस है जी, उसमें तो साफ कह दिया कि ये पैसा ही उन्होंने चोरी किया है, क्योंकि वो चीज बेचकर उन्होंने पैसे जमा कराए हैं तोशाखाना के अंदर। अदालत कहती है करप्ट, दूसरी कहती है चोर। लेकिन हम सुनते रहते, लोग कहते हैं कि मरियम के पापा चोर है, लेकिन आज वो एनालिस्ट ये नहीं कहते कि कासिम के पापा चोर है, नहीं कहते ये बात। ये अखलाकी जरूरत क्यों नहीं पैदा करते? मेरे तो कान तरस गए हैं इस बात सुनने को। वही लोग जो हाई मॉरल ग्राउंड बनाते थे, इखलाकी लेक्चर देते थे, आज इस चीज के ऊपर बात नहीं करते। कहते हैं इस मुल्क में अदालतें ऐसी हैं। तो उस वक्त अदालतें कैसी थी? क्या उस वक्त अदालतें जो है वो साफ शफाफ थी? यही निजाम था, यही लोग थे, यही चीजें थी उस वक्त, क्योंकि अपने नैरेटिव को सूट करती थी। एक वैनम था नवाज शरीफ के खिलाफ, एक वैनम था मुस्लिम नवाज के खिलाफ, यानी एक इस किस्म का मौकफ और बयानिया बनाया गया जी। बात यह है कि मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर कंडीशन के अंदर है, इस लिहाज से कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की जो है वो धूम मची हुई है। इंडिया को जो है इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची हुई है। पाकिस्तान की जो तारीफ है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट शी कर रहा है, चाइना का, अरब वर्ल्ड कर रही है। इससे ज्यादा क्या ऐसा चाहिए जी पाकिस्तान को? अच्छा। एक टाइम था कि अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान $1 अरब के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी जनाब जगह जगह जाना पड़ा। अभी हमने यूएई को $5 अरब वापस किया है। कितना टाइम लगा पाकिस्तान को? यूं वो $5 अरब वापस हो गया। तो पोजीशन में बेहतरी तो आई है ना जी, हालात में बेहतरी भी आई है। लेकिन ये मुल्क का जो कि आपने ऑलरेडी सत्यानाश हुआ हो, उसकी बेहतरी बतदरीज आती है। आज भी ऑपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत का अगर साथ दे नेशनल इश्यूज के ऊपर या नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुल्क इससे ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इशू ये है कि हर एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने जो उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है उसको, यानी उसका हाथ थामे, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, अपनी सियासत करें, इख्तलाफ करें, इस पे से इख्तलाफात करें, बजट के ऊपर तजावीज देते। यहाँ पर भी इमरान खान होता रहा। सर ऐसे जारी बात है, उनका लीडर अंदर है, वो क्या करें? ना केस चलता है, ना मुलाकात होती है, ना कुछ होता है, उनके पास भी ऑप्शन कोई नहीं है। हुज़ैफर रहमान साहब, मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये आपकी हुकूमत की जो एक बड़ी शानदार कारकर्दगी थी, अब उसमें दीगर पार्लियामेंटेरियन भी शामिल हो, ये जो टेलीकॉम बिल है, मेरे नहीं ख्याल के कोई शख्सियत ऐसी रह गई है जिसने उस पर एतराज़ ना किया हो। अब एतराज़ ये है कि जी इतना पुअरली ड्राफ्टेड बिल, ऐसा कानून सेल थ्रू कैसे कर गया कौमी असेंबली के अंदर से, और इट एंडेड अप ऑब्वियसली इन द सेनेट, और वहाँ पर जाके खैर वो पकड़ा गया। सो आपको लगता है कि कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए? हुकूमती कमेटी आपने उसके ऊपर बना दी है। मैं वज़ीर कानून को सुन रहा था, उन्होंने फरमाया नहीं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आप खुद एक बैरिस्टर हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये वाजे कर दूं कि एक चीज़ जिसकी आप दोस्तों ने निशानदेही की वो गलत थी, तो हमने एडमिट भी की, और गलती इंसान से होती है, इंसान खता का पुतला है। ठीक है, नेशनल असेंबली में वो ओवरलुक हो गई, और कोई उसकी ये वजाहत भी नहीं है कि नहीं जी सब अच्छा है। मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं भी एज अ वकील समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट की शेयर वायलेशन थी उसके अंदर। और अगर ये बिल, वैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी आप लोगों को एजुकेट करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी, और वैसे भी आवाम को भी। अगर ये बिल मंजूर भी हो जाता तो इसको किसी भी हाई कोर्ट ने उठाकर फौरन डस्टबिन में फेंक देना था, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून या ऐसा बिल बन ही नहीं सकता जो आईने पाकिस्तान की बुनियादी शिकों की वायलेशन हो। यानी बुनियादी जो 19 शिकें हैं जिसके ऊपर आईने पाकिस्तान की बुनियाद है, तो ये बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। जो आप लोगों ने पॉइंट रेज किया कि किसी बंदे की प्रॉपर्टी जो है वो उससे पूछे बगैर कोई भी टेलीकॉम कंपनी एक्वायर कर सकती है, यानी ये काम तो सेक्शन 4 में नहीं है। यानी सेक्शन 4 अंग्रेज दौर से चला आ रहा है, और भारत का जो यानी सेक्शन 4 है सिविल प्रोसीजर एक्ट का, हम उसी को ही फॉलो करते हैं।
लेकिन उसको भी हाई कोर्ट्स अब उड़ाने लग गई हैं। यानी सेक्शन 4 के तहत बगैर एक जस्टिफिकेशन देना पड़ती है कि अवामी मफाद आमा में ये जगह एक्वायर की जा रही है, तब भी लोग उस पर रिटेन करते हैं। अल्टीमेटली अब ये हो गया कि मार्केट रेट पे गवर्नमेंट को पेमेंट्स करना पड़ती हैं, डीसी रेट को भी हाई कोर्टें उड़ा देती हैं। एक एक्शन था जो कि गलत हुआ, तो जो भी गलती जिसकी भी थी उस पर ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब ने 11 रुकनी कमेटी बना दी, उस बिल को हम रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन इसमें दो बातें जरूर रखें कि आम आदमी में हिजान पैदा ना हो कि जंगल का कानून नहीं है। पहली बात तो ये, अगर बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाता और आप लोग हाईलाइट करते तो ये लाजमी हम इसको रिव्यू करते, पीएम साहब इसको अंडू करते। मुनीर साहब आप खुद जाती तौर पर शहबाज शरीफ को जानते हैं कि शहबाज शरीफ का मिजाज ही नहीं है स्टाइल की पॉलिटिक्स करना। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप इसको एक तरफ रख दें, जो लोग कानून को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, ये बिल अगर कोई एक आम शहरी भी आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को रिवोक करता है और आपका आर्टिकल 8 इसको दोनों को रिलेट करके हाई कोर्ट लेकर जाते हैं, फौरन उठ जाता। नहीं, बट मेरे लिए प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम ये है हुज़ैफा रहमान साहब, आपकी फेडरल कैबिनेट के सर गुजारिश सुन लेना, एक मेरी बात सुन ले। देखें, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ है उनसे बड़ा तो कानून का इस वक्त कोई गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को सोलिसिट करने वाली शख्सियत नहीं है ना। जब वो फरमा रहे हैं खुद कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द लॉ, ये वो आप चंद सहाफ़ियों ने जो हैं जी उन्होंने वो शरारत की है या उनके बाखबर नहीं थी या ये नहीं है। इफ़ यू लुक एट द लॉ, इफ़ यू लुक एट 27A, इट इज़ रिडिकुलसली डिफाइंड, इट इज़ रिडिकुलसली आई वुड से ड्राफ्टेड। तो अब आपकी जब नहायत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ अर्ज़ करूँगा, हमारे भी मोहतरम है कि वफाकी वज़ीर कानून जब ये स्टेटमेंट देंगे तो वेयर डज द गवर्नमेंट स्टैंड, फिर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और अभी आप फरमा रहे हैं कि हमने अपनी गलती का एहसास है, नहीं, आपकी गलती का एहसास नहीं है। अभी भी आपके वज़रा यही कह रहे हैं कि नहीं देयर इज नो बिग डील, इसके अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं है, खामखा इशू बन गया। नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो गलती का एहसास या अदराक, मुझसे पहले जो हमारी मुतलका वजीर साहब हैं उन्होंने खुद एडमिट किया कि अगर गलती होगी इसको हम ठीक कर लेते हैं। उसके अलावा भी हमारे बेशुमार पार्लियामेंटेरियन ने बात की। तारड़ साहब खुद कानून को समझते हैं, उन्होंने इस कंटेक्स्ट में बात की है कि जिस तरीके से मैं भी वही बात कर रहा हूँ, एक पैनिक क्रिएट हो गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, वही तारड़ साहब वाली बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर ये मंजूर भी हो जाता, अगर इसके अंदर जो शिके आप बता रहे हैं ये एक दो शिके मौजूद थी, तो सिविल अदालत किस स्टे की मारती है सिर्फ। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद कानून को समझते हैं। एक पैनिक जो मुल्क में क्रिएट की गई कि पता नहीं हुकूमत ने क्या कर दी है। भाई मकसद है कि ये हुकूमत नहीं, कोई हुकूमत भी अगर इस तरह की कोई चीज शामिल करेगी जो सिविल प्रोसीजर कोड को लोग समझते हैं, जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट की समझते हैं, जिन्होंने लैंड एक्विजिशन को पढ़ा हुआ है, जो सेक्शन 4 है लैंड एक्विजिशन की, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9, ये उसकी वायलेशन के अंदर हो ही नहीं सकता था। अच्छा ठीक है, अगर एक चीज ठीक हो गया, मैं आपकी मौजूद समझ गया हूँ। टुवर्ड्स दी एंड मुझे मैं चाहूँगा काजी साहब भी इस पे ओपाइन करें, लेकिन पहले हसन अयूब साहब, आपके नज़दीक हुकूमती वजाहत, हमारे भाई हुज़ैफा रहमान साहब ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ऑब्वियसली वन ऑफ द की मेंबर्स, ये जो वजाहत दे रहे हैं आप मुतमईन हैं फ्रैंकली इससे? जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। उसकी बात ये, उसकी वजह ये है कि देखिए लॉ मिनिस्ट्री ने वेट किया है जी इसको, ये ऐसे नहीं आ गया बिल। लॉ मिनिस्ट्री वालों ने क्या किया है, क्यों नहीं उसको पढ़ा, क्यों नहीं उसकी दुरुस्ती की, क्यों नहीं इस बात की निशानदेही की, कितने फिल्टर से गुजर कर आया है। पहले तो आईटी जो मिनिस्ट्री है उसका जो लीगल जो है लीगल होगा उससे नहीं पता था उसको, जब वो ये इसको इस बिल को लेकर आ रहे थे तो फिर कौमी असेंबली के अंदर वो लोग क्या कर रहे थे, और फिर पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने वोट दिया उन्होंने पढ़ा भी क्या। तो बात यह है कि ये कलेक्टिवली जिम्मेदारी बन रही है हुकूमत के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर ने फिर अगर कोई चीज नहीं थी तो उस पर कमेटी क्यों तश्कील दी। अच्छा, अब इसमें जब कमेटी तश्कील दी गई है तो उसकी लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं थी। अगर आपने क्लैरिटी नहीं की रखी, बातों को मुबम रखा है, तो उसका मतलब है कि आप इख्तियार दे रहे हैं उनको, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को। दुनिया में मैंने देखा है कि जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो इवन मीडिया तक के ऊपर जो है वो डोमिनेट करती हैं। तो मैं तो यही बात करूंगा कि ये मुझे नहीं मालूम कि कोई वारदात थी या इनकी नाअहली थी, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर ये मुकम्मल जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के ऊपर आयद होती है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आयद होती है, क्योंकि ही इज द कैप्टन ऑफ अ शिप। उनकी कैबिनेट की मेंबर हैं शिजा फातिमा ख्वाजा, उनके कैबिनेट के मेंबर हैं जो आजम नजीर तारड़ साहब। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिससे कह देना कि गलती हो गई है, इससे जान नहीं बचती। हाँ, ये ठीक कह रहे हो ज़ैफा कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाना था, तो ये हाँ उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कमेटी बन गई, अभी भी अपनी इस्लाह कर ले, ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, टुवर्ड्स द एंड काजी साहब ये वजाहत क्योंकि वो तस्लीम भी कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर ये कानून बन भी जाता तो स्ट्राइक डाउन हो जाता, पहाड़ नहीं टूट। इसमें एक और ऐड कर दे। जी जी, हसन अयूब साहब ने जितनी भी बातें की हैं, मैंने भी वही बात की है। मैंने तो इसका दिफा ही नहीं किया, लेकिन मैंने ये बताया है आप लोगों को, वैसे अवेयर की है कि अगर आपकी बात भी बड़ा कर दूं मैं, अगर कोई टेलीकॉम का सेक्टर या टेलीकॉम माफिया गवर्नमेंट पे आप ये कह रहे हैं कि असरअंदाज होगा, तो मैंने कहा अर्ज ये है, फिर उनके एडवाइजर्स बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर इस तरह की चीजें मंजूर भी हो जाती, फॉर एग्जांपल आप हमारी नलायकी सब मान लें, अदालतों ने इसको फौरन उड़ा देना था। मैं तो बड़ी बात कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो से अवाम को हौसला दे रहा हूँ मैं तो। अच्छा, अब अवाम को हौसला दिया है काजी साहब, हुज़ैफा रहमान साहब ने, वो कहते हैं हो भी जाता तो केड़ी गल सी, मतलब इट वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन। नहीं, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, अवाम को हौसले की बहुत जरूरत है आजकल। मैं दो बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं पहले, हसन मेरा भाई है, अगर इमरान खान चोर होगा और है और अदालतों ने अगर कह दिया है, तो क्या एक मुबैना अनदर सेट ऑफ चोरों को हुकूमत देना बड़ा जरूरी है अगर वो चोर साबित हो गया तो? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये हमारे ये बात की हसन अयूब को मैं फुल सपोर्ट करता हूं। ये है दानिश मेरे वजीर आजम की, ना वजीर को सैक किया। यूरोप होता, अमेरिका होता तो खुद शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना पड़ जाना था। जो बिल नीचे लोएस्ट बकौल मेरे हुज़ैफा भाई के नीचे उड़ जाना था। ये अकल है? आपके हाथों में है 250 मिलियन लोगों की तकदीर। ये तो चले कोई मामूली वाकया था तो एटम बम आप चला सकते हैं, जंग का फैसला आप कर सकते हैं। 250 मिलियन लोगों की जो तकदीर है वो आपके हाथों में है। एंड योर डिसीजन इज दिस IT मिनिस्टर। मैं महफूज समझूं इस मुल्क में अपने आप को? क्या महफूज हाथों में मेरा खजाना, मेरी ज़मामे कार, मेरी जिंदगी, मेरी सिक्योरिटी महफूज हाथों में है, जिन्होंने एक ऐसी खातून जो आपके खुद वजीर बैठ के जस्टिफाई नहीं कर रहे? तो ये है, वेरी सॉरी टू से, बहुत ही नाहल लोगों के हाथ में ज़मामे कार है। तो किस लिए कि मैंने नहीं बन जाना था, इमरान खान जाता। इमरान खान के भी हम सपोर्टर कतल नहीं थे उसके दौर में, उसकी भी हमने मुखालफत की। बट प्लीज कोई होश के नाखून अगर हम ले सकते हैं तो ले लें। ऐसे ही नाजायज जो दिफा करना, मेरे ख्याल में अब ये मुल्क मजीद मुकम्मल नहीं हो सकता। थैंक यू। ठीक हो गया। मैं शुक्रिया अदा कर जनाब सईद काजी साहब का, जनाब हसन अयूब साहब का और जनाब हुज़ैफा रहमान साहब का कि उन्होंने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।